आइए इस वीडियो में स्टडी करते हैं फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं और इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो 1 वीडियो में मैं आपके 7 प्रिंसिपल स्टडी करूंगा और इसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा आपसे। तो आइए देखते हैं पहला प्रिंसिपल विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम देखेंगे इन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और इनका यूज करने से क्या एडवांटेज होता है, नहीं यूज करने से क्या डिसएडवांटेज होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको समझेंगे, क्योंकि आगे चल के केस स्टडी में आपको सिचुएशन दी जाएगी जिनमें आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स मिसिंग है, ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं है, इसलिए वहाँ पे इशू है। तो फिर आप सोल्यूशन में देंगे कि अगर इस प्रिंसिपल को लगाएंगे तो वहाँ पे सोल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी से रिलेटेड आपकी केस स्टडी बनेंगे इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि एक्चुअल में वो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है और अगर वो अप्लाई होते हैं तो उनसे क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम दोनों देखेंगे। तो देखते हैं पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है जैसे आप कोई भी इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। आप देखेंगे कि एक सेम डिग्री करने वाले लोग भी अगर सबकी सेम क्वालिफिकेशन हो फिर भी आप देखेंगे कुछ में कुछ स्किल होती है, किसी और में कोई और स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का उसी से रिलेटेड है। इसमें हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल वर्क को हमको डिफरेंट स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना चाहिए और फिर उसमें जो एम्प्लॉय जिस काम में ज़्यादा अच्छा हो या जिस एम्प्लॉय के पास जिस वर्क से जिस टाइप ऑफ वर्क से रिलेटेड एप्टीट्यूड हो ज़्यादा अच्छा, उसको वो वर्क असाइन करना चाहिए। मतलब वर्क असाइन उसके टैलेंट या उसकी स्किल के बेस पे होना चाहिए और टोटल वर्क को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या पार्ट्स में बांट सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक तरह से आप देखिए वो डिवीजन ऑफ वर्क का एक अच्छा एग्जांपल है कि किस तरह वो टोटल वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं और फिर जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है तो कुछ दिन काम करते करते रिपीटेशन ऑफ वर्क होता रहता है और इससे क्या आता है, उसमें से स्पेशलाइजेशन आता है, वो उस काम में और अच्छा होता है और जब उस काम में और अच्छा होता है तो फिर जब वो वर्क को कंटिन्यू करता रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो इफिशिएंसी आती है, वो उसको इफेक्टिवनेस आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से एडवांटेज होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क के एग्जांपल और ले सकते हैं आप, किसी बैंक के एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखेंगे एक बैंक में बहुत तरह के वर्क किए जाते हैं। कहीं पे आप देखेंगे तो पेमेंट दिया जा रहा है, कैश पेमेंट हो रही है, कहीं पे चेक रिसीव किए जा रहे हैं, कहीं पे आप देखेंगे तो कस्टमर केयर का काम हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे काम आप देखेंगे एक बैंक में होते हैं और बैंक आप देखेंगे उतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को एक साथ हैंडल करता है और वो कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वो टोटल वर्क को डिवाइड कर देता है और अलग अलग जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अलग अलग वर्क क्या करता है, असाइन करता है और रिपीटेशन ऑफ वर्क करते करते वो लोग क्या हो जाते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है और उनमें एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये आप देखिए कि डिवीजन ऑफ वर्क कितना इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाती है उसमें डिवीजन ऑफ वर्क उतना एप्लीकेबल होता जाता है, इसका जो एप्लीकेशन का एक्सटेंट है वो इंक्रीज होता जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क में आप देखिए कि किस तरह से जो एक बहुत ज़्यादा जो काम है, पूरा जो वर्क होता है उसको अलग अलग पार्ट में हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर जो जिसमें अच्छा होता है उसको वो वर्क दे रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, इससे स्पेशलाइजेशन आती है। जब रिपीटेशन ऑफ वर्क एम्प्लॉय करता है तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है और दूसरा इससे क्या हो रहा है, इफिशिएंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं अगर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं करते हैं तो आप देखिए स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाता है, इनएफिशिएंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में और जो एक तरह से आप देखिए जो स्मूथ जो वर्क होता है जिसमें इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब फिर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए कि डिवीजन ऑफ वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम प्रिंसिपल लेते हैं विच इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी उतनी ही हो
जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही दी जाए जितनी उसके पास अथॉरिटी हो उसको पूरा करने के लिए। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि एक फोरमैन है किसी फैक्ट्री में, और उसको अगर 100 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल स्टोर से या इन्वेंट्री से वो स्टॉक या रॉ मटेरियल को ले पाए। तो जब उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा, फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया। और कई बार आप देखेंगे कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए, किसी को ज़्यादा पावर दे दी जाए, अथॉरिटी दे दी जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उतनी नहीं दी जाती है, तो पावर का कई बार मिसयूज़ होता है। इसीलिए फ्योल का मानना था कि दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी उतनी दो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना आप दे रहे हो उसको फुलफिल करने के लिए उतनी उसको अथॉरिटी भी दी जाए। तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट है इनका डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फ्योल ने डिसिप्लिन को और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में डिसिप्लिन की बात की। इन्होंने डिसिप्लिन का मतलब ये तो निकाला है कि डिसिप्लिन में हमको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो तो हमको करना ही है, लेकिन साथ में एक सबऑर्डिनेट और सीनियर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, वो जो आपस में एक दूसरे से वर्ड्स बोलते हैं, जो प्रोमिसेस करते हैं, उसको भी पूरा करना है, उसको भी फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉमिस करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क पूरा होने के बाद से उनको बोनस या पर्क से बेनिफिट दिए जाएंगे, तो टास्क पूरा होने के बाद उस सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो उसने वादा किया था, जब प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि जब वो अपने वर्ड्स को पूरा करेगा, जब वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करेगा, तो इसमें सबऑर्डिनेट और सीनियर का एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और आगे से भी जब वो कोई इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, तो वो उसको आसानी से फॉलो करेगा। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होती है, एक डिसिप्लिन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होता है। और रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करना ही है, ये भी डिसिप्लिन में आता है, क्योंकि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो देयर विल बी क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। आप देखिए, सबऑर्डिनेट और सीनियर या जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप जो है वो अफेक्टेड होगा, स्मूथ फंक्शनिंग अफेक्टेड होगी, कि कोई किसी का ऑर्डर फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा। तो एक तरह से देखें तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो अफेक्टेड होगी। इसलिए डिसिप्लिन का प्रिंसिपल दिया गया, ये स्मूथ फंक्शनिंग, वर्किंग और एक चेन ऑफ कमांड को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल में चलते हैं, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर एक जगह से आता है, एक सोर्स से आता है, एक बॉस से आता है, एक सुपीरियर से आता है, तो क्या होता है, वो ऑर्डर फॉलो करना आसान होता है। और अगर इमेजिन करिए ऐसी कंडीशन कि किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर 2 बॉस से आ रहा है, 3 बॉस से आ रहा है, 4 बॉस से आ रहा है, तो क्या करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा ऑर्डर फॉलो करें नहीं करें, और किसका ऑर्डर फॉलो करें किसका नहीं करें, तो ही विल बी इन कंफ्यूजन। तो वही इस प्रिंसिपल का मतलब है, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो इसीलिए दिया गया है टू अवॉइड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल दिया यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और कमांड शुड कम फ्रॉम वन सोर्स और फ्रॉम वन बॉस। एक बॉस से आना चाहिए ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, इस अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि वहां पे वर्क, इंस्ट्रक्शन या कमांड को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप होगा, और ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा स्मूथ वर्किंग रहेगा, इफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा। ये सारी चीजें आती हैं बाय फॉलोइंग यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट, HR हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहने के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल वर्क उनको परफॉर्म करना पड़ता है,
लेकिन ये सारा वर्क किसके लिए हो रहा है? ये सारा वर्क हो रहा है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सारे डिपार्टमेंट का क्या काम होना चाहिए? दे शुड मूव इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि आप देखिए, अगर दो टीम, कोई स्पोर्ट्स हो, दो टीम उसमें आपस में खेल रही हो, तो एक टीम जो होती है, एक टीम के जितने भी प्लेयर होते हैं, अगर फुटबॉल के एग्जांपल लें तो जो 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल टीम के, उन सब का ऑब्जेक्टिव एक होता है और वो होता है सामने वाली जो टीम है उसको गोल करना। तो सारे 11 प्लेयर जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं और वो एक हम उसको कह सकते हैं कि उनका जो ये एक्शन है, इट शोज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सारे लोग एक होके एक ही डायरेक्शन के लिए, एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल। इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना इजी होगा, एक टीम वर्क डेवलप करना इजी होगा, और जो रिसोर्सेज का मिसयूज है वो नहीं होगा, इफिशिएंसी रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगी। दूसरा क्या रहेगा? एक टीम वर्क रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज़ के अंदर कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो यही बता रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, सबको सब में क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबको एक कॉमन डायरेक्शन, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करना चाहिए और दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 6 पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। इसमें आप देखिए कि अगर कोई, अब इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपने सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए लगे रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाकी लोग भी यही करने लगे कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे जो एम्प्लॉयज उसमें अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती, हो सकता है वो दे में लूज देयर जॉब, और जब जॉब ही नहीं रहेगी तो वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा कर सकते हैं? और यहीं पे अगर सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, और जो इंडिविजुअल उनकी सैलरी हाइक होगी, उनको प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, पर्क्स बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरह से उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जा रहे हैं। तो लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो जब कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो उसके ऑलरेडी पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर भी होना चाहिए कि हमको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। अगर कभी ऐसा होता है कि किन्हीं दो डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और दोनों डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दोनों डिपार्टमेंट सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट भी सिर्फ अगर अपने बारे में सोचता है तो उसको भी हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो अगर वो डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि हम अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करें, हम अपना परफॉर्मेंस कैसे शो करें, दूसरा डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो आपस में बात करें और वो प्रायोरिटी दें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, और बात करें कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, और हम अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करें। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल या जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को काम करना चाहिए। तो ये हुआ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है उनको जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं। तो आप देखिए एम्प्लॉयज को जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो ऐसा होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड रिम्यूनरेशन होना चाहिए जिससे वो अपना एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। साथ में वो ऐसा भी होना चाहिए कि कंपनी के एक तरह से जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी रिम्यूनरेशन ज़्यादा दे रही है लेकिन उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो होगा क्या कि लॉन्ग रन में वो ऐसा रिम्यूनरेशन या वेजेस सैलरी को मेंटेन नहीं कर पाएगी।
तो आप देखिए एम्प्लॉयज़ का जो रिम्यूनरेशन है वो फेयर और स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपने स्टैंडर्ड की लाइफ जी सकें, अपनी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरी कर सकें, और साथ में वो कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर भी होनी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे एम्प्लॉय जो रहेगा वो हैप्पीली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए, वर्क के लिए ऑनेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी पर्सनल नीड्स पूरी हो रही हैं और उसको जो रिम्यूनरेशन है वो फेयर मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय ज़्यादा लॉयल रहेगा, रिलायबल रहेगा और ज़्यादा इफिशिएंट, इफेक्टिव तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल नीड भी एक नीड होती है और उसको भी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करना जरूरी है। इसलिए रिम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ में कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमने पढ़े इसमें रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। यहाँ तक इस वीडियो में, इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।